उनके चढ़ते ही नाव अपने आप पानी में तेजी से चल पड़ी। नहीं, रुक जाओ, वो नक्शा मेरा है। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा राजू। नाव राजू और गट्टू को लेकर एक सुंदर और रहस्यमयी टापू पर पहुंचती है। मालिक, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। ये पेड़ हमें रोज खाना पानी देता है, क्यों ना आज इससे सोने के सिक्के मांगे। इतना सोना? अगर मैं इसे मार दूं तो ये सोना भी मेरा, खेत भी मेरा और वो जादुई गधा भी मेरा। देव ने कहा था कि मेरी असली किस्मत इस नक्शे के रास्ते पर बदलेगी। सेठ प्रकट हुए। रुक जा बालक, अपनी जान प्यारी है तो वो नक्शा चुपचाप मेरे हवाले कर दे। पीछे पीछे तांत्रिक आग के गोले बरसा रहा था। बेचारे राजू के सिर से माँ बाप का साया अभी हाल ही में उठा था। वो अपनी टूटी हुई झोपड़ी में माता पिता की तस्वीर को देख के अपनी किस्मत पर रो रहा था। माँ बाबा, आप मुझे इस मतलबी दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गए? अब मेरा कौन सहारा बनेगा? राजू अभी रो ही रहा था कि तभी वहाँ गांव का सबसे खड़ूस और लालची सेठ धनीराम आ धमकता है। अरे हो राजू, बिल में क्यों छिपा बैठा है? बाहर निकल। जी सेठ जी, कहिए क्या काम है? काम नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तेरे बापू ने तेरी माँ के इलाज के लिए मुझसे उधार लिया था, अब वो तो चल बसे, तो कर्ज कौन चुकाएगा? सेठ जी, अभी तो उनका देहांत हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। मुझ पर रहम कीजिए, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? रहम गया तेल लेने। अगर पैसा नहीं है तो अपना खेत मेरे नाम कर दे। सेठ जी, खेत तो मैंने पहले ही गांव के एक जमींदार को बेच दिया था। अब मेरे पास सिर्फ ये गधा गट्टू और ये झोपड़ी बची है। तो ऐसा कर, तू और तेरा ये गधा दोनों मेरे घर चलो। जब तक मेरा पैसा पूरा नहीं होता तुम दोनों मेरे यहाँ गुलामी करोगे। चलो, जल्दी चलो। राजू के पास कोई चारा नहीं था। वो अपने पालतू और बीमार गधे गट्टू के पास जाता है। मुझे माफ करना गट्टू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हमें चलना होगा। वो सेठ बहुत क्रूर है। राजू और उसका गधा सेठ के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गांव के एक बुजुर्ग रामू काका मिलते हैं। अरे राजू बेटा, अभी अभी घर में पिताजी की मृत्यु हुई है और तुम काम पर निकल गए। कैसा पुत्र है तू? क्या करूं काका, बापू का कर्ज चुकाने के लिए धनीराम के घर मजदूरी करने जा रहा हूँ। क्या बेटा, वो सेठ नहीं राक्षस है। उसने आज तक किसी को उसकी मजदूरी नहीं दी। वो तुम्हें काम करा करा के मार डालेगा, पर एक भी पैसा माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ काका, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इतना कहकर राजू भारी मन से आगे बढ़ जाता है। उसे पता नहीं था कि सेठ के घर जाने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। राजू और उसका गधा गट्टू सेठ धनीराम के घर पहुँचते हैं। अरे ओ राजू, यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? अभी तुरंत नदी के किनारे जा और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ बीन कर ला। लकड़ियाँ लाएगा तभी शाम को खाना मिलेगा। मालिक, अभी तो हम इतनी दूर धूप में चलकर आए हैं। गट्टू भी बहुत थक गया है, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर चला जाऊंगा। आराम? हरामखोर, यहाँ आराम करने आया है या काम करने? और सुन, अब मैं तेरा सेठ नहीं मालिक हूँ। चुपचाप काम पर निकल, वरना गधे के साथ तुझे भी डंडे पड़ेंगे। बेचारा राजू धनीराम की डांट सुनकर डर गया। वो भूखा प्यासा अपने बीमार गधे गट्टू को लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। हिम्मत कर गट्टू, बस थोड़ी दूर और। मुझे पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर लकड़ियाँ नहीं ले गए तो वो सेठ राक्षस हमें मार डालेगा। गट्टू ने कुछ दूर चलने की कोशिश की, लेकिन बीमारी और कमजोरी की वजह से वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। गट्टू, गट्टू उठो। हे भगवान, ये गट्टू को क्या हो गया? कोई है? कोई मेरी मदद करो। राजू की रोने की आवाज सुनकर वहाँ से गुजर रहे एक साधु बाबा रुक गए। क्या हुआ बेटा, तुम इस वीरान रास्ते पर क्यों रो रहे हो? और इस बेजुबान जानवर को क्या हुआ है? बाबा, ये मेरा गधा गट्टू है। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये बहुत बीमार है बाबा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज कुछ कीजिए। शांत हो जाओ बेटा, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ जादुई मंत्र पढ़े। ओम। बाबा के मंत्र पढ़ते ही गट्टू के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। देखते ही देखते गट्टू पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो गया। देख बेटा राजू, तेरा गट्टू अब बिल्कुल ठीक है। और सुन, तूने इसकी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं इसे एक वरदान देता हूँ। आज से ये गट्टू इंसानों की तरह बोल सकेगा। क्या गट्टू गधा और इंसानों की तरह बोलेगा? बाबा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, इसकी आवाज सिर्फ तुझे सुनाई देगी, किसी तीसरे को इसकी बात समझ नहीं आएगी। जाओ, अब ये तुम्हारा दोस्त भी है और साथी भी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए। राजू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ए गट्टू, अगर तुम बोल सकते हो तो कुछ बोलकर दिखाओ ना। हाँ मालिक, मैं बोल सकता हूँ। वैसे भूख बहुत जोर की लगी है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। गट्टू तू सच में बोल रहा है? एक बार फिर से बोल। अरे मालिक, मैं ही बोल रहा हूँ। अब चलो, उस खड़ूस सेठ की लकड़ियाँ लेकर घर चलना है, या यही बातें करनी है? ओहो, मजा आ गया। चल मेरे दोस्त, अब तो सफर आसान हो जाएगा। राजू और गट्टू अब एक अनोखे सफर के लिए तैयार थे। उन्हें नहीं पता था कि ये लकड़ियाँ बीनने का काम उन्हें एक जादुई टापू की ओर ले जाने वाला है। क्यों रे राजू, इतनी देर से कहाँ गायब था? मालिक, वो मैं और मेरा गट्टू थक गए थे तो जंगल में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। विश्राम? हरामखोरो, यहाँ काम करने आए हो या विश्राम करने? जाओ, आज का खाना नहीं मिलेगा। जाके वो सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ। खरुश धनीराम ने खाना नहीं दिया और वो दोनों वही पेड़ के नीचे बैठ गए। गट्टू यार मेरे दोस्त, बहुत भूख लगी है, कुछ तो कर अपने मालिक के लिए। मालिक क्या करूं मालिक,
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं खाना? तभी वहाँ एक बकरी आती है और वो रोने लगती है। राजू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी गट्टू बोला, मालिक ये बकरी रो रही है और बोल रही है कि मेरा बच्चा नदी में गिर गया है, मेरी मदद कर दो। अरे वाह गट्टू, तुझे तो सभी जानवरों की आवाज भी समझ में आ रही है। मजा आ गया। चलो अब उस बकरी की मदद करते हैं। गट्टू और राजू बकरी के साथ नदी की ओर निकल पड़ते हैं। मालिक वो देखो, वहाँ है वो बकरी का बच्चा, चलो निकालते हैं। बकरी का बच्चा बाहर निकालने के बाद तभी वहाँ उस बकरी का मालिक आता है, जो कि गांव का जमींदार होता है, जिसके पास राजू का खेत था। अरे राजू बेटा, तूने तो आज बड़ा ही नेक काम किया। मेरी बकरी के बच्चे को बचा के मेरा दिल खुश हो गया। बता क्या सेवा करूँ तेरी? नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे नहीं यार राजू, तू बड़ा ईमानदार है और बहुत अच्छा काम किया आज तुमने। एक जीव की जान बचाई है। चलो इसके बदले में तुमको तुम्हारा खेत लौटा देता हूँ और चलो मेरे घर खाना खा के जाओ। उसके बाद राजू और गट्टू अपना पुराना खेत और खाना खा के लौटे। तभी वहाँ सेठ धनीराम आता है और कहता है, क्यों रे राजू, किसकी मैयत में गया था? थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं था तू। मालिक, वो गांव के तालाब में एक बकरी का बच्चा गिर गया था, बस उसी को निकालने गया था। वाह, तो अब तू समाज सेवा भी करेगा। किसका बच्चा था वो? मालिक, वो जमींदार साहब की बकरी का बच्चा था। वो बहुत खुश हुए। बकवास बंद कर, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। कान खोल कर सुन ले, तू मेरा नौकर है और मैं तेरा मालिक। जो मैं बोलूं बस वही करना है। अब यहाँ भाषण मत दे, चुपचाप नदी किनारे जा और लकड़ियाँ लेकर आ, जा। सेठ की दाद खाकर राजू और गट्टू फिर से घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गट्टू अचानक रुक जाता है। क्या हुआ गट्टू, तुम रुक क्यों गए? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मालिक, मैं सोच रहा था कि पास ही में हमारा पुराना खेत है, बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं। जब बापू जिंदा थे तभी आया था। चलिए ना एक बार देख आते हैं। गट्टू, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर सेठ का काम भी जरूरी है। अगर लकड़ियाँ नहीं ले गए तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। अरे मालिक, बस एक नजर देख कर वापस आ जाएंगे, चलिए ना। गट्टू की जिद के आगे राजू झुक गया। दोनों अपने पुराने खेत पर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। आज यहाँ आकर बहुत सुकून मिल रहा है गट्टू। मुझे अपना खेत वापस मिल गया है। देखना, हम जल्दी ही इसमें खेती करेंगे। हाँ मालिक, पर पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। दोनों उस घने पेड़ की छांव में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। यार गट्टू, काश कुछ खाने को मिल जाता। अगर इस पेड़ से एक नारियल गिर जाए तो मजा आ जाए। एक बड़ा सा नारियल ठीक राजू की गोद में गिरता है। मालिक ये देखिए, आपने नारियल मांगा और नारियल गिर गया, ये तो कमाल हो गया। अरे हाँ, पर इस पेड़ पर तो फल दिख भी नहीं रहे। कहीं ये कोई मायावी पेड़ तो नहीं है? मालिक जरा चेक करते हैं। ए पेड़ भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो मेरे लिए थोड़ी हरी हरी घास गिरा दो। तभी एक ताजा हरी हरी घास का गट्ठर नीचे गिरता है। गट्टू, ये सचमुच एक मायावी पेड़ है। ये तो जो मांगो वो दे रहा है। मालिक तो फिर देर किस बात की? इससे लकड़ियां मांगते हैं और सेठ के मुंह पर मार कर आते हैं, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत? रुको गट्टू, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। इधर राजू और गट्टू मजे से नारियल और घास खा रहे थे। उधर सेठ जालिम सिंह गुस्से में लाल पीला हो रहा था। जालिम सिंह राजू और गट्टू गधे को ढूंढते ढूंढते नदी के पास वाले जंगल में आता है। कहाँ मर गई ये दोनों? नदी किनारे भी नहीं है। आने दो आज इन्हें, ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेंगे। सेठ को दोनों जंगल में नहीं मिलते। सेठ वहाँ से घर लौट जाता है। हे जादुई पेड़, हमें सेठ के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए। तभी उस मायावी पेड़ से लकड़ी के गट्ठर के साथ साथ एक तांबे की प्लेट गिरती है, जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। ये क्या है? लकड़ियों के साथ ये तांबे का नक्शा? नक्शा? मालिक देखिए इस पर क्या लिखा है, जादुई टापू का मार्ग। गट्टू, लगता है ये पेड़ हमारी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी कर सकता है, लेकिन हमारी किस्मत उस जादुई टापू पर ही बदलेगी। ये पेड़ हमें इशारा कर रहा। तो फिर चलिए मालिक, लकड़ियां ला दिए मेरी पीठ पर, पहले सेठ का हिसाब चुकता करते हैं, फिर सोचेंगे टापू के बारे में। राजू ने लकड़ियां गट्टू पर ला दी और वो सेठ के घर की ओर चल पड़े, लेकिन अब उनकी जेब में जादुई टापू का राज छिपा था। रोज की तरह राजू और गट्टू जंगल में लकड़ियां बीनने आए थे। काम खत्म करके वे उसी मायावी पेड़ के नीचे बैठ गए। मालिक मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये पेड़ हमें रोज खाना पानी देता है, पर हमने कभी इससे अपनी सबसे बड़ी परेशानी का हल नहीं मांगा। क्यों ना आज इससे सोने के सिक्के मांगे, जिससे हम सेठ का कर्ज भी चुका दें और आजाद भी हो जाएं। हाँ गट्टू, तुम सही कह रहे हो। अगर कर्ज उतर जाए तो हम चैन की सांस ले पाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। राजू पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे जादुई पेड़, अगर तुम सुन रहे हो तो हमारी मदद करो। हमें उस धनी राम के कर्ज से मुक्त करने के लिए कुछ सोने के सिक्के दे दो। राजू की इतना कहते ही अचानक पेड़ में से तेज रोशनी निकलने लगी और हवाएं चलने लगी। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आभा देखकर राजू और गट्टू की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रणाम प्रभु, आप कौन हैं? वत्स राजू, मैं इस वन का संरक्षक हूँ। मैं तुम्हारी और इस गधे की निस्वार्थ सेवा और मासूमियत से प्रसन्न हूँ। देव हाथ आगे बढ़ाते हैं और सोने के सिक्कों की थैली प्रकट होती है। ये लो सोने के सिक्के, इससे तुम अपना कर्ज चुका सकोगे। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु ध्यान रहे राजू, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इतनी ही कर सकता था। तुम्हारा असली भाग्य यहाँ नहीं है। तुम्हारी किस्मत उस ताम्रपत्र नक्शे पर दिए गए मार्ग से बदलेगी जो मैंने तुम्हें दिया था।
उस जादुई टापू पर जाओ, वहीं तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर देव वापस पेड़ में समा गए और वहाँ सिर्फ सोने के सिक्के रह गए। मालिक, सुना आपने? देव ने कहा कि हमारी किस्मत उस टापू पर ही बदलेगी। इसका मतलब हमें वहां जाना ही होगा। हाँ गट्टू, पर पहले उस सेठ का हिसाब चुकता करते हैं। चलो सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे, ब्याज समेत। आज से मेरा खेत और मेरा गट्टू दोनों आजाद हैं। सेठ ने सोने के सिक्के देखे तो उसका लालच जाग गया। उसने ऊपर से तो मीठी बातें की, लेकिन मन ही मन एक भयानक साजिश रची। इतना सोना, अगर मैं इसे मार दूं तो ये सोना भी मेरा, खेत भी मेरा और वो जादुई गधा भी मेरा। अरे राजू बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब हम दुश्मन नहीं रहे। आज तुम आजाद हो रहे हो। इस खुशी में मेरे हाथ की बनी ये खीर तो खाकर जाओ। गट्टू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ मालिक? मालिक उठिए, उस दुष्ट ने आपको जहर दे दिया है। मालिक! गट्टू बदहवास होकर जंगल की तरफ भागा। वो उसी साधु बाबा की कुटिया में पहुंचा जिन्होंने उसे बोलने की शक्ति दी थी। बाबा मेरे मालिक को बचा लीजिए। उस दुष्ट सेठ ने उन्हें खाने में जहर दे दिया है। वो मर रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे मालिक को बचा सकता हूँ, लेकिन विधि का विधान है। जीवन के बदले कुछ देना पड़ता है। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। बाबा, मेरे लिए मालिक की जान से प्यारा कुछ नहीं। आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर उन्हें बचा लीजिए। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारी बोलने की शक्ति वापस लेता हूँ। तुम फिर से एक साधारण गधे बन जाओगे और कभी इंसानों की तरह नहीं बोल पाओगे। ये लो संजीवनी बूटी, इसे खिलाते ही वो ठीक हो जाएंगे। गट्टू ने अपनी आवाज खोकर दबा ली और बिजली की रफ्तार से हवेली पहुंचा। गट्टू ने तुरंत राजू के मुंह में वो बूटी डाल दी। दवा का असर हुआ और राजू को होश आ गया। अरे क्या हुआ? मैं खाते खाते सो गया था क्या? मैं भी कितना भुलक्कर हूँ। राजू फिर से उसी जहरीली खीर की कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। बड़ी जोर की भूख लगी है, पहले ये खीर खत्म कर लूं, वरना सेठ डांटेगा। गट्टू जानता था कि खीर में जहर है। वो तुरंत राजू के सामने आ खड़ा हुआ और उसे खाने से रोकने लगा। गट्टू अपनी गधे वाली आवाज में रेंगता है। अरे गट्टू, तेरा दिमाग खराब है क्या? हट सामने से, मुझे खाने दे। गट्टू नहीं हटा। वो राजू को धक्का देने लगा ताकि वो जहरीला खाना न खा सके। राजू को नहीं पता था कि गट्टू अब बोल नहीं सकता। गट्टू, तू बोल क्यों नहीं रहा? गूंगा हो गया है क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हट जा, मुझे गुस्सा आ रहा है। गट्टू फिर उसे रोकता है, सर से धक्का देता है। बस बहुत हो गया। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है? मैंने तुझे क्या नहीं दिया? आज तो मुझे एक निवाला खाने तक नहीं दे रहा। गट्टू बेचारा क्या करता? वो राजू को समझाना चाहता था, पर उसके पास शब्द नहीं थे। राजू भूख और गुस्से से पागल हो गया। ठीक है, अगर तुझे यही करना है तो ले, मैं ही जा रहा हूँ। और सुन, तुझे मेरी कसम है, मेरे पीछे मत आना। अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। चला जा यहाँ से। राजू ने गुस्से में अपनी थाली वहीं छोड़कर वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। गट्टू वहीं खड़ा रोता रह गया। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी बोलने की शक्ति अब खत्म हो गई है। मैंने ये सौदा आपकी जान बचाने के लिए किया था। अगर आपको लगता है कि मैं बुरा हूं तो कोई बात नहीं, आपकी नफरत मंजूर है। बस आप जिंदा रहें, यही मेरी जीत है। इधर गट्टू अपने आंसुओं में डूबा था और उधर राजू गुस्से में पैर पटकता हुआ घने जंगल के अंदर चला गया और एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि ये जंगल उसे अब सीधा जादुई टापू के रास्ते पर ले जाने वाला है। तभी वहाँ से सेठ धनीराम गुजर रहा था। अरे सेठ जी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? राजू की आवाज सुनते ही सेठ के पसीने छूट गए। उसने देखा कि राजू जिंदा कैसे है। राजू, तू जिंदा है? पर मैंने तो तुझे जहर... नहीं, तू भूत है। तू राजू का भूत है। भूत? सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहीं आराम कर रहा था। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बचाओ, भूत, भागो! सेठ अपनी धोती संभालकर वहाँ से उल्टे पैर भागा। राजू उसे भागता देख सिर खुजलाने लगा। सेठ हाँफता हुआ घर पहुँचा और अपनी पत्नी चंपा के पास जाकर बैठ गया। अरे क्या हुआ जी? ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे भगवान, भूत ही तो देख लिया। वो राजू जिसे मैंने खीर में जहर देकर मार दिया था, वो जंगल में जिंदा बैठा है। वो मुझसे बदला लेने आया है। क्या वो बच गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस जहर को बनाया था। जरूर उस पर कोई साया है, या वो अब सचमुच प्रेत बन गया है। अब क्या होगा? वो मुझे छोड़ेगा नहीं। डरिए मत, आप अभी इसी वक्त शमशान वाले कालिया तांत्रिक के पास जाइए। वो तांत्रिक भूतों और जिन्नों को कैद करने में माहिर है। वो ही उस राजू का काम तमाम कर सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। उधर जंगल में राजू सोच में डूबा था। गट्टू से लड़ाई और सेठ का अजीब बर्ताव उसे मन ही मन परेशान कर रहा था। तभी राजू का हाथ अपनी जेब पर गया। उसे याद आया कि वन देवता ने उसे क्या कहा था। उसने जेब से वो ताम्र पत्र पर बना जादुई नक्शा निकाला। देव ने कहा था कि मेरी असली किस्मत इस नक्शे के रास्ते पर बदलेगी। यहाँ रहकर वैसे भी मेरा कोई नहीं है। गट्टू ने भी मुझे धोखा दिया।
अब मैं अकेला ही इस जादुई टापू की खोज में जाऊंगा। सेठ जालिम सिंह हाफते हुए कालिया तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक एक बड़े पेड़ के नीचे अपने ध्यान में बैठा था, बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक महाराज, अनर्थ हो गया। मैंने उस राजू को जहर दिया था, पर वो मरा नहीं। वो जंगल में जिंदा बैठा है। जरूर वो कोई भूत या पिशाच बन गया है। मुझे बचाइए महाराज। शांत रहो मूर्ख, मेरी जादुई शक्तियां कभी धोखा नहीं खाती। अभी देखता हूँ सच क्या है। तांत्रिक हवा में कुछ राख उड़ाता है और अपने ध्यान में जाके राजू को देखता है। मूर्ख सेठ, वो भूत नहीं है, उसे किसी दैवीय शक्ति ने बचाया है। और देख उसके पास तो कोई नक्शा है जिस पर लिखा है जादुई टापू। वो जादुई टापू का नक्शा, वो नक्शा जिसके जरिए कोई भी दुनिया का राजा बन सकता है। हमें वो नक्शा चाहिए। तो चलिए महाराज, उसे खत्म कर दीजिए। उधर राजू नक्शे को देख रहा था। अचानक नक्शा तेज चमकने लगा और उसमें से नदी की तरफ जाने का रास्ता उभर आया। ये नक्शा अचानक इतना चमक क्यों रहा है? ये तो मुझे नदी की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। राजू उठने ही वाला था कि तभी वहाँ काले धुएं के साथ कालिया तांत्रिक और सेठ प्रकट हुए। रुक जा बालक, अपनी जान प्यारी है तो वो नक्शा चुपचाप मेरे हवाले कर दे। अरे भाई, कौन हो तुम सेठ जी? ये आप किस कालिये को लेकर आए हो? कौन है ये? ये तेरा काल है राजू। अब ना तू बचेगा ना तेरा गधा। नहीं, ये नक्शा मुझे वन देवता ने दिया है। मैं इसे किसी दुष्ट को नहीं दूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा। ओम भट स्वाहा। तांत्रिक अपने हाथ से आग का एक गोला राजू की तरफ फेंकता है। राजू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से गट्टू बिजली की रफ्तार से बाहर आता है। गट्टू कूदकर मैदान में आता है और कूदकर उस तांत्रिक को पीछे से जोर से धक्का देता है, जिससे तांत्रिक दूर जाके गिर जाता है। इस गधे की इतनी हिम्मत। गट्टू, तुम तो चले गए थे ना? तुमने मेरी जान बचाई। गट्टू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने बस राजू को सिर से धक्का दिया, जिसका इशारा साफ था, भागो मालिक। समझ गया गट्टू, भागो। राजू और गट्टू नदी की तरफ भागते हैं। राजू और गट्टू जान बचाकर नदी की तरफ भागे। पीछे पीछे तांत्रिक आग के गोले बरसा रहा था। जैसे ही वे नदी किनारे पहुँचे, उन्होंने देखा कि घने कोहरे के बीच एक पुरानी सुनहरी चमक वाली नाव अपने आप किनारे पर आकर रुकी। देखो गट्टू, वो नाव नक्शा इसी तरफ इशारा कर रहा था। जल्दी कूदो। राजू और गट्टू ने एक लंबी छलांग लगाई और नाव में चढ़ गए। उनके चढ़ते ही नाव अपने आप पानी में तेजी से चल पड़ी। नहीं, रुक जाओ, वो नक्शा मेरा है। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा राजू। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा। मैं भूल गया था कि तू मेरा गट्टू है। तू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। पर तू बोल क्यों नहीं रहा? तेरी आवाज को क्या हुआ? गट्टू ने अपनी नम आंखों से राजू को देखा। राजू समझ गया कि गट्टू ने उसकी जान बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब उनका सफर उस अनजान जादुई टापू की ओर शुरू हो चुका था। वो जादुई नाव राजू और गट्टू को लेकर एक सुंदर और रहस्यमयी टापू पर पहुंचती है। चारों तरफ नीले पानी के बीच वो छोटा सा टापू किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। टापू के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। देखो गट्टू, हम पहुंच गए। कितना सुंदर है ये टापू। और वो देखो, सामने एक गुफा है। शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। राजू और गट्टू गुफा के पास पहुँचते हैं। तभी गुफा के अंदर से वही साधु बाबा बाहर आते हैं। अरे साधु बाबा, आप यहाँ कैसे? हमने तो आपको जंगल में छोड़ा था। आओ बेटा राजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जंगल में मिलना, गट्टू की आवाज लेना और तुम्हें यहाँ भेजना, ये सब मेरी एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों की दोस्ती और वफादारी कितनी गहरी है। बाबा, आपने मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। पर मेरे गट्टू ने अपनी आवाज खो दी। ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ का खजाना नहीं चाहिए, बस मेरे गट्टू की आवाज लौटा दीजिए। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हूँ गट्टू। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस देता हूँ। ओम। मालिक सुनिए, मैं बोल सकता हूँ। अरे वाह, मेरी आवाज वापस आ गई। गट्टू मेरे दोस्त, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनो राजू, ये कोई साधारण टापू नहीं है। ये गुफा मेरा घर है, लेकिन ये पूरा टापू ही खजाना है। इस टापू के किसी भी कोने में खड़े होकर तुम जो मांगोगे वो तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। यहाँ तुम सुरक्षित हो। सच में बाबा? जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, अब तुम यहाँ राज करो, लेकिन याद रखना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। धन्यवाद बाबा। अब मेरे पास शक्ति भी है और दौलत भी। अब समय आ गया है उस जालिम सेठ और तांत्रिक से हिसाब बराबर करने का। हाँ मालिक, बहुत सताया है उन्होंने हमें। अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। राजू और गट्टू को जादुई टापू मिल चुका था। खुशियाँ मिल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जालिम सेठ और कालिया तांत्रिक अभी भी जिंदा है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। सेठ जालिम सिंह, तैयार हो जाओ। राजू वापस आ रहा है अपना बदला लेने। दोस्तों, राजू को तो जादुई टापू मिल गया, लेकिन क्या राजू उस खतरनाक तांत्रिक और दुष्ट सेठ को हरा पाएगा? क्या होगा जब राजू जादुई शक्तियों के साथ वापस गांव लौटेगा? ये महासंग्राम देखेंगे हम अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि राजू सेठ से अपना बदला ले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में लिखें राजू रिटर्न्स। और हाँ, राजू की अगली धमाकेदार कहानी मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं।